हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो लॉ की दुनिया में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं आपका प्यारा दीपेश कुमार फिर से इस ग्रोइंग इंडिया में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। चलिए, तो हम सभी जो यहाँ से जर्नी में रुके हुए थे, हमारा हिंदू लॉ, जो कि हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ देखा है ना। फिर हम लोग देखे मैरिज के विषय में हम लोग जाने, है ना। तो हम लोग का जो कंसेप्ट था मैरिज, जो विवाह के बारे में हम लोग जान रहे थे, है ना। जो वर वधू होते हैं उनके जो कंडीशंस है, विवाह क्या होती है। एक्चुअली में हम लोगों ने सीखा था कि मैरिज इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द फैमिली। एक जो सोसाइटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक सोसाइटी जो बनती है वो कैसे बनती है, फैमिली से। और फैमिली कैसे बनता है, किसी भी शादी विवाह के बंधन में जो बंधे होते हैं वर वधू, उसके द्वारा संतान उत्पत्ति, उसके बाद वो एक फैमिली, एक परिवार बनती है। फिर परिवार से क्या होती है, फिर वो सोसाइटी का निर्माण होता है, सोसाइटी से फिर वो देश बनता है। तो ये सारे बातें हम लोगों ने उस लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था। मैरिज को हम लोगों ने डिफाइन किया था कि मैरिज क्या होती है, एक तरह की प्रक्रिया है, एक तरह की प्रोसेस है ना। इट्स द प्रोसेस बाय विच मेल यूनाइटेड विद द फीमेल, है ना। मेल जो है पार्टनर फीमेल पार्टनर्स के साथ क्या होती है, वो यूनाइट हो जाती है ना। उन दोनों का मिलन हो जाता है, ब्राइड और ब्राइडरूम, है ना। जो वर हैं, जो वधू हैं, तो पति पत्नी के जो एक जोड़े में एक बंधन में बन जाते हैं। विवाह एक ऐसी प्रक्रियाएं हैं। इसके द्वारा क्या है, फिर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन होता है ना। चाइल्ड, संतान उत्पत्ति, फिर आपने जनरेशन को मेंटेन किया जाता है। तो हम लोग क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, होमो सैपियंस उसको कहते हैं। तो चलिए, हम लोग जो हैं बड़ी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई कर रहे थे, और चलिए फिर से हम लोग आज देखने वाले हैं वो कौन कौन से कंडीशंस। पहले हम लोगों ने कंडीशंस की बात कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, मोनोगेमी देखा था कि नहीं, कि जो लिविंग में रहेंगे, जो मतलब जो शादी जोड़े में रहेंगे, है ना, जो मैरिज में रहेंगे, उनको सिर्फ एक ही स्पाउस होनी चाहिए, लीगली वेडेड वाइफ या हस्बैंड। कोई एक ही पति या पत्नी होनी चाहिए, है ना, जो शादी विवाह के बंधन में होने चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मेंटल कैपेसिटी, फिर हम लोगों ने देखा डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। उसी कंडीशंस ऑफ मैरिज में आज हम लोग देखने वाले हैं मेंटल कैपेसिटी। मेंटल कैपेसिटी, कंडीशंस ऑफ मैरिज में आज हम लोग देखेंगे वो है मेंटल कैपेसिटी। तो मेंटल कैपेसिटी इसको क्या कहते हैं, इनकेपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट, या फिर हम कह सकते हैं द पार्टीज टू द मैरिज must be competent to contract the marriage तो मेंटल कैपेसिटी एक्चुअली में क्या था, पहले एक ऐसा युग थी, हाँ, एक ऐसा युग जहाँ पर लोग क्या करते थे ना, ब्रह्मचर्य, है ना, आश्रम, जो ब्रह्मचर्य जीवन है उसको व्यतीत करने के बाद फिर वो लोग विवाह के जो है आश्रम विवाह के जीवन में प्रवेश करते थे, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। तो आज भी वही है। तो लोग जो हैं क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, अपने जो ब्रह्मचर्य जीवन है उसको व्यतीत करते हैं, उसके बाद गृहस्थ जीवन में अपना जीवन को रखते हैं, वो कदम रखते हैं। तो जो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ज्ञानवान थे, है ना, जो शिक्षित व्यक्ति थे, वो कहते थे कि उन्होंने क्या किया था, जो हमारे पंडित थे उन्होंने वर वधू के कुछ गुण बताए थे, है ना। उसमें उन गुणों में क्या था कि जो वर वधू होते हैं उनको शादी के समय, है ना, उनका सारा गुण दिखाया जाता है। उसी में हमारा पहला है मेंटल कैपेसिटी। मेंटल कैपेसिटी में क्या है कि द पार्टीज, जो मैरिज जो शादी करने वाले होते हैं, उनको मस्ट बी कॉम्पिटेंट, वो सक्षम होने चाहिए टू कॉन्ट्रैक्ट द मैरिज, यानी मैरिज को शादी करने के लिए जो पार्टीज है, चाहे वो मेल है या फीमेल की तरफ से है, वो दोनों सक्षम होनी चाहिए शादी को पूर्ण रूप से करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको कोई चीज़ किसी भी वर्क को करना है, तो आप जैसे आपको पढ़ाई करनी है या फिर आपको कोई भी वर्क करना है, आप ऑनलाइन वर्क कीजिए, ऑफलाइन वर्क कीजिए, वेदर इट इज़ नॉट मैटर ये करता है आपका मेंटल कैपेसिटी, आपका जो मेंटल स्ट्रॉन्ग टफनेस है,
है ना। फर्मनेस, मेंटल फर्मनेस जिसको कहते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ आप किसी वर्क को कैसे करते हैं। आप पूरी मस्तिष्क की जितनी प्रक्रिया है आप उस वर्क को लगाएंगे करने में। जैसे कि हम लोग बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं हमारा पूरा ध्यान यहीं पर है। तो हमारा जो मेंटेलिटी है वो कैसा है, स्ट्रांग है या नहीं है। तो शादी जो कर रहे हैं उसके परस्पेक्ट में, उसके एस्पेक्ट में भी दुल्हन या दूल्हा का क्या एस्पेक्ट है, क्या पहलू, उनका क्या थाट्स है ना। तो ब्राइड या ब्राइडरूम जो होते हैं उनका क्या थॉट प्रोसेसिंग है शादी विवाह के मामले में, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के मामले में क्या उनका थॉट प्रोसेसिंग है। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, ये मेंटल कैपेसिटी में देखा जाता है ना। चाहे वो वर हो या वधू है, दोनों का मेंटल कैपेसिटी चेक किया जाता है। तो इसीलिए जो पार्टीज है उनको क्या होना चाहिए, शादी करने के लिए मस्ट बी कॉम्पिटेंट, सक्षम होना चाहिए कि शादी को, कॉन्ट्रैक्ट को डील करने के लिए, किसी भी शादी को फाइनल करने के लिए, शादी को क्या करने के लिए, शादी करवाने के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट, जो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट, जैसे किसी भी काम को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है ना, कि नहीं वो काम होगा तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है कि वो काम हो जाएगा। तो इसी तरह शादी करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जो दोनों तरफ से जो पार्टी है उसको सक्षम होनी चाहिए, पूरी तरह से कॉम्पिटेंट होनी चाहिए वो, ठीक है। दूसरा, नीदर ऑफ द पार्टीज मस्ट हैव बीन सफरिंग। दूसरा है कि नीदर ऑफ द पार्टीज मस्ट हैव बीन neither of the parties must have been suffering from unsoundness of mind या फिर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर या इंसैनिटीज को कहते हैं, सैनिटी। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि नीदर ऑफ द पार्टीज, जो शादी विवाह करने वाले होते हैं उनको मस्ट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, उनको किसी भी तरह का मस्तिष्क रोग नहीं होनी चाहिए, वो मेंटली रूप से स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। और मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, चिति वृत्ति नहीं होनी चाहिए उनके अंदर, है ना। कि नहीं उनको कोई व्यक्ति है शादी करना चाह रहे हैं, जोड़े हैं, दंपति शादी करना चाह रहे हैं, तो शादी विवाह में बनने के लिए उनको क्या होना चाहिए, प्रिपेयर होना पड़ेगा उनको पहले, है ना। कि उनको सूझबूझ होनी चाहिए कि नहीं शादी क्या होती है ना, मैरिज क्या होती है, उनको ये पता होना चाहिए। उनको संतान उत्पत्ति, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के विषय में पता होनी चाहिए, ये सारी जानकारी उनको होनी चाहिए। तो उसको कहेंगे मेंटली रूप से वो क्या है, ठीक है। तो अगर वो मेंटली वीक रहेंगे तो क्या होगा, देखिए मेंटली वीक होने का क्या तात्पर्य है, देखिए ध्यान से, देखिए यही कह रहा है, पार्टीज मस्ट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम नीदर, यानी दोनों में से कोई भी सफर नहीं करना चाहिए अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, है ना। माइंड के लेवल पे जो माइंड के लेवल पे वो क्या होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए, है ना। उनको समझ होनी चाहिए कि शादी क्या होती है, फिर संतान उत्पत्ति क्या होती है, ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए, अच्छे से उनको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तभी वो कहेंगे क्या है कि वो मेंटली स्ट्रांग है, चाहे वो वर हो या वधू, ब्राइड हो या ब्राइडरूम हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो मेंटली कितने स्ट्रांग है, ये भी चेक की जाती है। उनको किसी भी तरह का मेंटल डिसऑर्डर नहीं होनी चाहिए, है ना। पागलपन का दौरा भी होता है, लोगों को चढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में भी शादी नहीं हो पाती। तो इंसैनिटी किसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है देखा जाता है शादी होने के लिए मेंटल कैपेसिटी में। अब हम लोग देखते हैं तो पार्टीज मस्ट बी कैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट। द पार्टीज मस्ट बी capable of giving valid कंसेंट यानी अनुमति देने में वो सक्षम होनी चाहिए कि शादी करनी है नहीं करनी है, शादी अगर है क्या एक्चुअल में, है ना, उनसे अगर पूछा जाए तो द पार्टीज मस्ट बी केपेबल ऑफ गिविंग वैलिड, मान्य जो अनुमति है वो देने में वो सक्षम हो, वैलिड कंसेंट। अदरवाइज अगर वो सक्षम नहीं है अनुमति देने में, अदरवाइज तो ही
या सी इज अनफिट, वो क्या हो जाएंगे, अनफिट हो जाएंगे फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, अनफिट हो जाएंगे, है ना। चिल्ड्रन जो है अपनी जनरेशन क्रिएट करने में क्या हो जाएंगे, इनकेपेबल हो जाएंगे, अनफिट हो जाएंगे, अगर वो शादी विवाह में मतलब वो अनुमति नहीं देते हैं, सक्षम नहीं हो शादी करने में। सपोज कोई है, कोई व्यक्ति है ना, एक दो तरह के व्यक्ति होते हैं जीवन में, एक होते हैं जो नहीं, जिनको नहीं करनी है शादी, एक होते हैं जिनको करनी है लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि शादी एक्चुअल में क्या है ना, मतलब उनको मेंटली रूप से क्या है, वो डिस्टर्ब है ना, और ना ही उनको प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के विषय में कुछ जानकारी है, तो इसको क्या कहेंगे, मेंटल डिसऑर्डर है, वो इंसैनिटी है उनमें कहीं ना कहीं। तो ये जो है अगर वो ऐसा है तो वो अनफिट है, वो फिट नहीं है फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। चलिए अब है अकॉर्डिंग टू, इन सभी बातों को आप नोट्स करते चलेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 कि फ्री कंसेंट is necessary element of Hindu Marriage Act 1955। तो ये जो सेक्शन 5 जो है हमारा जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको आगे अच्छे से हम लोग देखेंगे। जो सेक्शन है हमारा, जो खंड है 5 के अकॉर्डिंग, फ्री कंसेंट जो होता है, जो एक मुफ्त रूप से अनुमति जो ली जाती है ना, जो फ्री कंसेंट कहेंगे, मतलब खुले विचारों से जो होती है कि शादी करनी या नहीं करनी, खुले विचार से खुली अनुमति इसको कहते हैं। वो नेसेसरी है फॉर किसके लिए, नेसेसरी एलिमेंट है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है हिंदू मैरिज एक्ट की, है ना। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 फ्री कंसेंट इज नेसेसरी एलिमेंट ऑफ Hindu Marriage Act। Under section 5A, section 5A की persistent of unsoundness of mind is not required, unsoundness of mind is not required, यानी सेक्शन 5 के अंडर में परसिस्टेंट जो रह जाती है ना, लंबे समय तक, जो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विधि जो है हमारी हिंदू विवाह विधि, उसके अकॉर्डिंग एक पूर्ण रूप से शादी की जाएगी। तो उसमें अगर परसिस्टेंट रह जाता है साउंडनेस ऑफ माइंड, अगर मेंटली रूप से वो वीक है, स्ट्रांग नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में, ठीक है। चलिए ये चीज बताया गया। अब है कि इट इज सफिशिएंट, कहा जाता है ना कि हर चीज को अच्छे से अगर करें तो वो आगे तक अच्छा से जाता है, वही चीजें हैं। तो किसी भी चीज़ के अगर प्रॉब्लम्स को अगर सही रूप से नहीं मिटाया जाए, उसको सही से नहीं ट्रीट किया जाए, तो वो आगे चलकर अच्छे से नहीं काम करता है। तो वही चीज़ें हैं, अगर चीज़ें हैं तो उसका कोई गुण भी है और उसके कोई अवगुण भी है, तो दोनों चीज़ को मैटर किया जाएगा। इसमें भी ऐसे नहीं, बात नहीं है कि मेंटली अगर कमज़ोर है तो उसकी शादी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे भी है कि लोग अगर समझते हैं, है ना, मेंटली रूप से अगर किसी को मेंटली डिसऑर्डर है भी, लेकिन फिर भी अगर वो समझ लें शादी क्या होती है ना, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन क्या है, तो उनकी शादी भी हो सकती है। उनकी शादी भी की जाती है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। It is sufficient if incapable of giving valid consent,
consent to the marriage because of his या her unsoundness of mind, ठीक है। चलिए, तो ये पर्याप्त है कि अगर कोई इनकेपेबल है अनुमति देने में कि वो शादी करनी है नहीं करनी है उनको, क्यों? बिकॉज ऑफ हिज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यानी उनका जो माइंड है, उनके जो माइंड के लेवल पे जो उनकी सोच है ना, उनकी जो थॉट प्रोसेसिंग है मैरिज को लेकर के, वो बिल्कुल भी मतलब सही नहीं है। वो थॉट उनका जो है उस पर्सपेक्ट में नहीं है, शादी करने के लिए वो रेडी नहीं है, शादी करने में वो अनुमति नहीं दे रहे हैं, समर्थ नहीं है शादी करने को, है ना। तो उस पर्सपेक्ट में भी ये सफिशिएंट है, ठीक है। सेक्शन 5 कह रहा है कि एवरी मेंटल डिसऑर्डर, एवरी नोट्स भी करते चलेंगे। सेक्शन 5 अंडर सेक्शन 5 में क्या है कि एवरी मेंटल disorder it will not give rise to remedy under section 12 to the act, ठीक है। but only that mental disorder only that mental disorder renders to party। इसमें क्या है कि सेक्शन 5 जो है renders to party unfit for the marriage and for procreation of children, चलिए इसमें क्या है देखिए ध्यान से, ये हमारा एक पॉइंट है कि सेक्शन 5 में जो हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि एवरी मेंटल डिसऑर्डर विल नॉट गिव राइज टू, देखिए एवरी मेंटल डिसऑर्डर जो भी मेंटल डिसऑर्डर, सभी प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर विल नॉट गिव राइज टू रेमेडी, वो कोई उपचार नहीं देते, सभी मेंटल डिसऑर्डर उपचार नहीं देंगे, ठीक है। अंडर सेक्शन 12 टू द एक्ट के अकॉर्डिंग में, अंडर सेक्शन 12 में, लेकिन क्या है ओनली दैट मेंटल डिसऑर्डर रेंडर्स टू पार्टी को वही मेंटल डिसऑर्डर जो है क्या देते हैं, मतलब हम कह सकते हैं सौंपते हैं अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को रखते हैं, जो अनफिट होते हैं फॉर द मैरिज एंड फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। जो क्या होते हैं अनफिट हो जाते हैं किसके लिए, शादी करने के लिए और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। इन सारी बातों को देखना है। तो जो मेंटली डिसऑर्डर्स हैं वो सभी उपचार तो देंगे नहीं, हर मेंटल डिसऑर्डर आपको सही उपचार नहीं देता जो मेंटली रूप से परेशान होते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसे मेंटल डिसऑर्डर होते हैं जो अपनी जो बातें हैं उसको सौंपते हैं उस पार्टी को, है ना, जो पार्टी क्या है अनफिट होते हैं, यानी कि ऐसे पार्टी जो अनफिट हो फॉर मैरिज एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, है ना। तो इस तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स में क्या करते हैं रेंटर्स प्रोवाइड किया जाता है ना, अपने कामों को सौंपा जाता है, कहा जाता है। देखिए ये सारी चीज़ तो हम लोग देखें कंडीशन ऑफ मैरिज में, है ना, जिसमें हम लोग मेंटल कैपेसिटी कुछ गुण या अवगुण देख रहे हैं, वर वधू के कुछ गुण या गुण देख रहे हैं, इसमें हम लोग मेंटल कैपेसिटी भी चेक करते हैं शादी का। तो शादी के दौरान हर चीज़ चेक किया जाता है, शादी से पहले, है ना। तो एक्चुअली लोग जो हैं आज ये भागदौड़ की ज़िंदगी में इतनी बिजी हो गए हैं कि अपने काम को भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, है ना। लोगों का डिस्ट्रैक्शन हर चीज़ से है, चाहे आपका वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो आपका किसी भी चीज़, कोई काम को आप कर रहे हैं सही चीज़ से नहीं कर रहे हैं। आज कंपटीशन इतना हाई लेवल का है कि आपको डिस्ट्रैक्शन हर जगह है ना।
लोग क्या कहेंगे इस पे भी फोकस है ना, कि वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, और अगर ये नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, ये सारा डिस्ट्रैक्शन घूम रहा है। और इसमें 100% में आपका ओनली 5% या 10% ही आपका लग पाता है, बाकी का एफर्ट्स आपका इसी में व्यर्थ चले जाता है, इसी में चले जाता है। तो कुल मिलाकर करने का ये तात्पर्य है कि आप विचलित ना हो अपने राहों से, और अपने राह और कदम पे हमेशा चलते रहें। कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या आपको हिला नहीं सकती है, और हमेशा आप मोटिवेट रहिए। कहा गया है कि परफॉर्मेंस जो होता है वो हमेशा डिपेंड करता है टीम पे। अगर परफॉर्म कोई करेंगे आप कभी, तो आप अपने टीम के लिए करेंगे, बाद में अपने लिए करेंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप परफॉर्मेंस कर तो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पाना है अपने लक्ष्य को, तो आप ये देखिए कि इसके बाद जो है अपने जो सर्कमस्टांसेस है ना, परिस्थितियाँ जो है आपके जो सर्कल है उसमें क्या इसका रिएक्ट होगा, है ना, बाद में आपके लिए खुद ही स्वयं हो जाएगा। इसीलिए डोंट ट्राई टू बी वरी अबाउट योर फ्यूचर, है ना। कहा जाता है कि सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हाइड इन योर डेली रूटीन, है ना। आप अपने नित्य प्रतिदिन में जो भी काम कर रहे हैं उसमें फोकस रहिए, और इस तरह से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।